हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने यूनिट 3 की शुरुआत करनी है, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि जो हम रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च में हमने रिसर्च का पूरा एक मेथड पढ़ लिया। एक बार उसका स्टेप वाइज स्टेप हमने पढ़ लिया कि रिसर्च कैसे होता है, कितने चरणों में होता है। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा कि सैम्पलिंग किस प्रकार से ली जा रही है रिसर्च करने के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले यूनिट में कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के लिए डेटा को कलेक्ट किस प्रकार से किया जाएगा। इस पूरे यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि डेटा कलेक्शन क्या है, ये किस प्रकार से किया जाएगा। नॉर्मली उस दिन हमने थोड़ा सा आप लोग को बताया था, लेकिन आज वो पूरे यूनिट में बस डेटा कलेक्शन को ही कवर किया जाएगा। जिसमें देखिएगा जो डेटा कलेक्शन है, आप लोग को बार बार ये बातें कही जाती हैं कि रिसर्च जो आप पढ़ रहे हैं इसका इंग्लिश जो वर्ड है उसको ज़्यादा याद रखिएगा, इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। नहीं तो ये अगर इंग्लिश वर्ड भूल जाता है तो हिंदी में इसके हर समय कुछ ना कुछ नए शब्द ही देखने को मिलते हैं। इसलिए आप हमेशा इंग्लिश वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा डेटा कलेक्शन इंग्लिश है इसकी डेटा कलेक्शन, हिंदी में इसको तथ्य, डेटा, आंकड़ा और इसके साथ ही साथ सूचना भी कहते हैं। ये डेटा कलेक्शन का हिंदी अर्थ होता है कि जब रिसर्च करेंगे आप तो डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो कैसे किया जाएगा उसी के बारे में पढ़ना है। देखिएगा डेटा संग्रह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता शोध समस्या का उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करता है। यही बातें आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जब रिसर्च करते हैं आप तो आपके पास एक सबसे पहले समस्या होनी चाहिए। जब व्यक्ति के पास कोई समस्या होती है तब उस समस्या के बारे में वो कुछ ना कुछ नया खोज करना चाहता है अपनी समस्या के समाधान हेतु। वही बातें यहाँ बताई जा रही है कि जब व्यक्ति जाता है रिसर्च करने के लिए उसके पहले सबसे क्या रहता है कि एक टॉपिक दिया जाता है, एक समस्या दी जाती है, उसी समस्या पर उस व्यक्ति को क्या करना है, रिसर्च करना है। तो ये जो समस्या है उस समस्या को शोधकर्ता क्या करेगा कि शोध समस्या का उत्तर देने के लिए, शोध समस्या जो है उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता से क्या करता है, ये जानकारी जो एकत्रित करता है वही क्या कहलाता है, डेटा कलेक्शन कहलाता है। आगे देखिएगा डेटा संग्रह का कार्य एक शोध समस्या को परिभाषित करना है। जो डेटा संग्रह है इसका क्या कार्य है कि जो शोध करने की जो समस्या थी उस समस्या को परिभाषित करना और शोध की रूपरेखा तैयार करने के बाद शुरू होता है। इसमें बताया गया कि शोध की रूपरेखा हम पहले तैयार कर रहे थे कि किस मेथड से, किस सीक्वेंस से हमारा रिसर्च आगे बढ़ेगा। तो उसकी अगली कड़ी में हमने देखा कि समस्या को परिभाषित करने के बाद अगली कड़ी जो थी वो शोध रूपरेखा की जो अगली कड़ी थी वो क्या थी, डेटा कलेक्शन था। हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तब उस समस्या के समाधान हेतु हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसी के अनुसार हम उसका निरीक्षण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब जाके एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मेन कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखिएगा, हमारे पास समस्या है, उस समस्या के समाधान हेतु हमने ढेर सारी विधियों को अपने पास एकत्रित किया। उसमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जो समस्या है हमारी, उस समस्या से संबंधित क्षेत्र में हम जाते हैं, उस समस्या से संबंधित कुछ आंकड़े एकत्रित करते हैं और वो जो डेटा हम एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद हम कुछ उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि जो समस्या है वो क्यों है, क्यों हो रही है और इसके निवारण के लिए क्या क्या कदम आगे उठाए जा सकते हैं। ये सारी बातें इसमें कही जाती हैं और लास्ट में निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं। ये पूरा रिसर्च था। फिर डेटा कलेक्शन में इतना आपने समझ लिया कि डेटा जो कलेक्शन है वो क्या चीज़ है। अब ये देखिएगा कि जो डेटा है, तथ्य है, सूचना है, वो एकत्रित करने की विधि का चयन किन बातों पर निर्भर करता है। आप डेटा कलेक्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन डेटा कलेक्शन करने की जो विधि है वो किस पर निर्भर है। देखिएगा उपलब्ध संसाधन, जो गांव के लोग होंगे, आप सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं गृह विज्ञान में, इसमें क्या है कि जब आप संसाधन होगा आपके पास तभी आप कुछ रिसर्च कर पाएंगे। रिसर्च करने के लिए आपके पास जो संसाधन हो, वो प्रसार शिक्षा में आपको बताया गया था कि जब भी आप प्रसार शिक्षा का कार्य करने जाते हैं तो आपके पास संसाधन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो वातावरणीय संसाधन,
पारिस्थितिकी संसाधन, जो जिस परिस्थिति में वो गांव के लोग हैं वहां का संसाधन ढूंढना था। लेकिन यहाँ पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध है उस संसाधन पर निर्भर करता है। इसके बाद विश्लेषण और रिपोर्टिंग, आप कितने अच्छे तरीके से वहां से सूचना एकत्रित करने के बाद आप उसका एनालिसिस कर पाते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड है आप उसको तोड़ मरोड़ के उसके एकदम निचोड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो एनालिसिस होता है। विश्लेषण करते हैं आप, उसके बाद जब विश्लेषण कर लेते हैं तो उससे जब कोई भी बात की हम तह तक जाते हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद जो भी हमें डेटा प्राप्त होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि उसको लिख लेते हैं। इस बात पर ये सूचना एकत्र करना जो है निर्भर करता है। इसके बाद संसाधन और मूल्यांकनकर्ता का कौशल, जो व्यक्ति मूल्यांकन करने गया है उसके अंदर कैसा कौशल है, वो चाहे किसी भी विधि का प्रयोग कर रहा हो, अवलोकन विधि हो, सर्वेक्षण विधि हो, साक्षात्कार विधि हो, प्रश्नावली विधि हो, किसी भी विधि का चयन करके अगर वो सर्वेक्षण व्यक्ति कर रहा है, शोध करना चाह रहा है, तो उसके अंदर कौशल होना चाहिए कि वह लोगों से अट्रैक्ट हो सके, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। जब तक वहां के लोग शोधकर्ता के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तब तक वो सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो वहां पे शोधकर्ता जाएगा उसके अंदर ऐसा कौशल विकसित किया जाना चाहिए, ऐसा उनके अंदर कौशल होना चाहिए जिससे गांव के लोग सुचारू ढंग से अच्छे से डेटा को दे सके। ठीक है, इसके बाद है कि डेटा संग्रह के जो तरीके हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं। डेटा को चयन करने, जो डेटा आप चयन कर रहे थे इसकी विधियां किस पर निर्भर थी, ये 3 पॉइंट तो आपने देखा। लेकिन डेटा को संग्रह करने के तरीके कौन कौन से हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 2 तरीके आप लोग को बताए गए हैं। डेटा कलेक्शन के मुख्य रूप से 2 तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहले है कि प्राथमिक तरीका और दूसरा होता है द्वितीयक तरीका। प्राथमिक से समझ में आता है कि ऐसी चीजें जो पहली बार, प्रथम बार ही हमें मिल रही हूँ वो प्राथमिक विधि कहलाती है। लेकिन द्वितीयक से समझ में आता है कि ये पहली बार नहीं की जा रही है बल्कि दूसरी बार की जा रही है। वही चीजें यहाँ भी बताई जा रही हैं। जैसे अगर कोई भी चीज आप, जैसे नॉर्मल अगर आप सब्जियों की बात ले लेते हैं, जब पहली बार आप खेत में से उसको लेके आते हैं तो वो ताजी होती है, प्राकृतिक रूप से प्रकृति जो होती है उसकी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ओरिजिनल होता है। लेकिन जब वही मार्केट में उतारना होता है या भी उसे आप लंबे समय तक एक बार नहीं दोबारा भी उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वो ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं रह जाता है। जैसे ओरिजिनल अगर आप खेत से जैसे आंवला लेके आए हैं बगीचे से, फिर क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल तो उसका सिर्फ आंवला ही है हरा, लेकिन जब आप उसको काट देते हैं, उसको अचार बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, ऐसी कोई भी चीजें बना रहे हैं, तो क्या वो आंवला जो है वो आंवला सिर्फ शुद्ध है? आंवला शुद्ध नहीं है, बल्कि आप उसे दूसरे रूप में परिवर्तित करके आप उसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं। वो आंवला शुद्ध नहीं बल्कि वो मिश्रित रूप में आ गया है। वही चीजें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं कि जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जब पहली बार कुछ नया नया आता है तो वो ओरिजिनल जो होता है वो प्राथमिक तरीके में बताया गया है। लेकिन वहीं पे जब कोई भी चीजें एक बार प्रयोग की गई हो, आप जब जाते हैं फिर से रिसर्च करने तो वही पॉइंट उनका उठा के फिर से रख लेते हैं। जैसे क्लासरूम में फाइल बनानी है तो कुछ बच्चे हैं टॉपिक मिलने के बाद वो खुद से अपनी फाइल तैयार करते हैं, मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, तो वो क्या है कि वो ओरिजिनल फाइल तैयार किए हैं अच्छे से। अगर उसके बारे में उस बच्चे से पूछा जाए तो वो अच्छे से आंसर देगा। लेकिन वही क्या होता है, दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो वही पहले वाले स्टूडेंट की फाइल लेकर के वो वहीं से नोट कर लेता है। तो क्या वो उतनी मेहनत किया है? नहीं किया है। तो क्या वो उतना आंसर दे पाएगा जितना वो पहला वाला व्यक्ति किया होगा? नहीं दे पाएगा। वही डिफरेंट यहाँ पर भी तरीके में बताई जा रही हैं कि जो डेटा कलेक्ट करना है वो 2 तरीके से, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में देखिए वे आंकड़े जो पहली बार किए जाते हैं, पहली बार एकत्र किए जाते हैं और प्रकृति में मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। देखिए प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक डेटा संग्रह के मुख्यतः 5 स्रोत हैं। वैसे तो इसमें रिसर्च में ढेर सारी विधियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो प्राथमिक तथ्य है
प्राथमिक विधि से जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो मुख्य रूप से उसकी भी 5 विधियां हैं। उस 5 विधियों में क्या क्या चीजें हैं देखिएगा। सबसे पहले अनुसूची विधि से आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। दूसरा है सर्वेक्षण, इंग्लिश होती है इसकी सर्वे। जब आप सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं खुद से जा करके, ये विधि हो गई। उसके बाद है साक्षात्कार, आप किसी व्यक्ति का डायरेक्ट क्या करते हैं, इंटरव्यू लेकर उस व्यक्ति से आंसर प्राप्त करते हैं। इसके बाद है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, आप खुद से जाके ऑब्जर्व करते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं। इसके बाद है प्रश्नावली विधि में आप व्यक्ति को जिससे उत्तर प्राप्त करना है, आपको उत्तरदाता जो है उसे आप क्वेश्चंस दे देते हैं और क्वेश्चन का उससे आप आंसर प्राप्त करना चाहते हैं। ये 5 प्राथमिक तथ्य है जो मौलिक रूप से ओरिजिनल अगर डेटा आपको कलेक्ट करना है तो इन 5 विधियों का प्रयोग आप करते हैं। इसके बाद अब आप देखिएगा कि पहले ये जो 5 विधियां हैं, एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे और आप लोग इसे पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। देखिएगा प्रश्नावली विधि जो है ये किस प्रकार से वर्क करती है। देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने और प्रश्नावली वापस करने के अनुरोध के साथ संबंधी व्यक्तियों के एक प्रश्नावली भेजी जाती है। जो व्यक्ति शोध करता है, शोध करने वाला व्यक्ति शोधकर्ता कहलाता है, उत्तर देने वाला व्यक्ति उत्तरदाता होता है। यही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। जो प्रश्नावली विधि है इसमें शोधकर्ता कुछ प्रश्नों को लिखता है, उसका प्रपत्र तैयार करता है, उस प्रपत्र को उत्तरदाता के पास भेजता है और उस प्रश्न से संबंधित उत्तर को प्राप्त करता है। इसके बाद देखिएगा, एक प्रश्नावली में एक प्रपत्र पर एक निश्चित क्रम में छिपे हुए कई प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न भेजा जा रहा है, एक ही प्रश्न में उसमें कई प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और उसी प्रश्नों के हिसाब से ही उत्तरदाता को अपने उत्तर देने हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो प्रश्नावली विधि है इसमें प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप प्रश्नावली विधि में नॉर्मली सर्वे करने जा रहे हैं, क्या शोधकर्ता एक अनुसंधान के लिए कुछ उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वहां पे मुख्य रूप से बस 2 विधि आपको बताई गई हैं प्रश्नावली विधि में कि खुला अंत प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप अपने शब्दों में देते हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, अगर किताब की एक एक लाइन याद करते हैं तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद करना पड़ता है कि ये चीजें जो हम पढ़े हैं, जहां तक याद है वहां तक लिखने के बाद अगर आप कहीं भी भूलते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि हम ये चीजें कहाँ भूल रहे हैं, इसके आगे क्या लिखें। लेकिन वहीं पे जब आप उसे रटे नहीं हुए होते हैं, सिर्फ आप उसे दिमाग से समझे हुए होते हैं, तो आप अपनी भाषा में उसे जो भी मटेरियल रहता है, जो भी उस क्वेश्चन का मतलब रहता है, उसे अपने अर्थों में, अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। वही चीजें हैं कि जब उत्तरदाता क्या करता है कि अपने शब्दों में उत्तर देता है, ओपन एंडेड, यानी कि खुला प्रश्न होता है, खुला अंत प्रश्न होता है। इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। जो भी उत्तर देना है आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में दीजिए, उसमें कोई बनावटी नहीं करनी है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो खुला अंत प्रश्न कहलाता है। वहीं पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, इसे बंद या निश्चित या वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। वैकल्पिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि प्रश्न जो दे रहा है व्यक्ति, वो जो विकल्प दिया है आपको उन्हीं विकल्पों में से उत्तर का चयन करना है। आपको अपने तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना है। तो ये 2 आपको प्रश्नों की विधि बताई गई है। अब आप ये देखिए जो प्रश्नावली विधि का हम प्रयोग करके अनुसंधान कर रहे हैं, इसके कुछ लाभ होंगे तभी हम कर रहे हैं, और अगर इसमें कुछ हानियां भी होंगी तभी और सारी विधियां भी बताई गई हैं। तो इसमें देखिएगा कि प्रश्नावली विधि की क्या लाभ है। देखिएगा, कम लागत। जब आप क्या करते हैं कि प्रश्न लिख के उत्तरदाता के पास भेज देते हैं तो आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम लागत में होता है। इसके बाद साक्षात्कार पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, यानी कि जो भी उत्तर देता है व्यक्ति वो कैसा होता है, पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही कुछ धारणा बना लेना। पिछले क्लास में हमने आपको इसको डीपली समझाया था और हमने बताया था कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है उत्तर प्राप्त करने के लिए, जैसे अभी मैं आ जाऊं आप लोगों के पास या फिर आप लोगों को एक प्रश्न भेज दिया जाए, तो प्रश्न भेजने पे आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली आए, आप लोग से इंटरव्यू लें और वहाँ पे हम आपसे कुछ
टॉपिक से संबंधित कुछ उत्तर प्राप्त करना चाहते हो, आपसे उत्तर हम पूछ रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आपको कोई बता दिया हो कि ये मैम जो है, हम जो उत्तर देंगे चाहे जिस भी विषय में हो वो हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये बातें किसी और तक पहुंचा दी जाएंगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस बात को हम अपनी पर्सनल बातें नहीं बताएंगे किसी को। जब ऐसी बातें आ जाती हैं तब वहाँ पे जो अनुसंधान करता होता है उसे अच्छे से उत्तर मिलना असंभव हो जाता है। लेकिन जब प्रश्नावली विधि होती है तो इसमें पूर्वाग्रह से व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह से पहले से ही इस समस्याओं से नहीं जूझता है, उसे पूर्वाग्रह से नहीं निपटना पड़ता है। आगे देखिएगा, उत्तरों को सोचने समझने का पर्याप्त समय भी मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति होता है शोधकर्ता, उत्तरदाता के पास प्रश्न भेजता है, प्रश्नावली भेजता है, तो वो अपने हिसाब से उत्तर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब क्या कहा जाता है कि आमने सामने बैठ के इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार विधि से जब हम क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है, आप वही तुरंत ही सोच समझ के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे जल्दी हो जाता है। समय तो कम लगता है, लेकिन क्या होता है, उत्तर ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज़्यादा समय हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रश्नावली विधि में ये लाभ दिखाया गया है कि जो उत्तरदाता है उसे सोचने समझने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके बाद प्रश्न पहुंचाने में आसानी होती है। डाक के द्वारा व्यक्ति भेज दे रहा है, इसके बाद है डाकिया जो होता है उसके द्वारा भेज दे रहा है, ईमेल कर दे रहा है, इन सब विधियों से क्या कर रहा है, वो अपने प्रश्नों को उत्तरदाता के पास भेज देता है। तो ये इसके लाभ बताए गए हैं, कम लागत में हो जा रहा है। लेकिन वही प्रश्नावली विधि की कुछ हानियां भी बताई गई हैं। इसमें हानियां क्या बताई गई हैं कि अधिक समय लगता है। जब आप प्रश्न उसके पास भेज दिए, व्यक्ति के पास, उत्तरदाता के पास, वो अपने अनुसार उसमें सोच समझ के आराम से एकदम आंसर देगा, जब मन कहेगा वो वापस करेगा, उसमें कोई बाउंडेशन उसे नहीं दिख रहा है, तो समय आपको क्या करता है, ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद धीमी प्रक्रिया, जब वो व्यक्ति धीरे धीरे आंसर देगा, उसे कोई जल्दी नहीं है, तो ये प्रक्रिया क्या है, ये तेज नहीं बल्कि धीमी प्रक्रिया है। इसके बाद अस्पष्ट उत्तरों की संभावना रहती है। जब व्यक्ति क्या करता है कि अपने सामने प्रश्न पूछ लेता है, तो व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है किस भाव से बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कैसा आंसर प्राप्त करना चाहता है, उसकी बातों से समझ में आ जाता है। लेकिन जब वहीं पे आपके पास से प्रश्नावली होती है तो आपको थोड़ा समझने में समस्या होती है कि ये जो बातें लिखी गई हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा गया है, उसका क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहा है, थोड़ी समस्या होती है समझने में। जैसे स्टूडेंट के पास सारी बुक्स तो होती हैं, अगर वो चाहे तो वो बुक्स को आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब उसी बुक से टीचर पढ़ाता है तो वो उसके भाव को समझाता है कि आखिर इसमें क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, तो स्टूडेंट को समझने में थोड़ी आसानी होती है। वही विधियाँ यहाँ पे आपको भी समझाई गई हैं। तो यहाँ पे ये आप अच्छे से समझ लिए हैं कि प्रश्नावली विधि में प्रश्न को उत्तरदाता को देकर उससे उत्तर प्राप्त किया जाता है। प्रश्न यहाँ पे मुख्य रूप से दो बताए गए, एक ओपन एंडेड जिसमें उत्तरदाता अपने इच्छा अनुसार उत्तर देता है अपने शब्दों में, और क्लोज एंडेड में जो प्रश्नों के विकल्प दिए गए हैं उत्तर के लिए, उन्हीं विकल्पों में से ही उत्तर का चयन करना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसको क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली विधि के बाद है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करते हैं, देखिएगा। ऐसी विधि जिसके अंतर्गत प्रेक्षक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र में जाकर अवलोकन की सहायता से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि जो डेटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति है, जो शोध करता है, वह स्वयं ही डेटा को कलेक्ट करेगा, उस क्षेत्र पे जा करके स्वयं ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, खुद से देख करके डेटा को कलेक्ट करेगा। वहाँ पे ना प्रश्नावली विधि को भेजेगा, ना ही किसी का इंटरव्यू लेगा, कुछ नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पे वह व्यक्ति स्वयं जाके जो अपनी आंखों से देखेगा वही चीज़ें डेटा कलेक्ट करके लिखेगा। देखिए पीवी यंग इसके बारे में क्या कहते हैं कि देखी गई घटना के विचार के साथ मिलकर अवलोकन को व्यवस्थित देखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो विधि बताई गई है इसमें पीवी यंग भी यही बता रहे हैं कि जो अपनी द्वारा देखी गई जो घटना है उससे संबंधित जो भी बातें हम कलेक्ट करके लिखते हैं वो अवलोकन विधि होता है।
इसके बाद है कि अवलोकन जो विधि है उसके लाभ क्या है। जब हम अवलोकन करके डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि बड़ी मात्रा में डेटा का उत्पादन करना। अब डेटा का उत्पादन तो बड़ी मात्रा में हो जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं, जितनी चीज़ें हम देख पा रहे हैं उतना लिख ले रहे हैं, ये हो सकता है। इसके बाद है कि अवलोकन से प्राप्त सभी डेटा प्रयोग करने योग्य होगा। देखिए, जो भी डेटा है अवलोकन से प्राप्त सभी डेटा प्रयोग करने योग्य होगा क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या प्रश्नावली विधि के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, खुद से जाके अवलोकन करते हैं तो मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हम वही लेके आएंगे। जैसे आप कोई सामग्री अगर आपके घर में है, नहीं मिल रही है, आप अगर स्वयं रखे हैं या फिर आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप अगर वहाँ जाके खुद से आप अपना काम करते हैं तो आप वो चीज़ों को आसानी से पा सकते हैं, आप उसको लेके चले आएंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी और को भेजते हैं तो उसे ये चीज़ें शायद ना पता रहे कि वो चीज़ें आप कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं रखे हैं, तो ज़्यादा टाइम तक ढूंढेगा या फिर कई चीज़ें वैसे ले आ देगा ना, तो इससे क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन जब डेटा कलेक्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं जाता है, वो देखता है और अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आवश्यकता रहती है उतना डेटा कलेक्ट करके लेके आता है, तो जो जितना डेटा रहेगा सभी प्रयोग करने योग्य होगा। इसके बाद है अवलोकन तकनीकी को किसी भी समय रोक या शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है हम कि इस समय से इसी समय तक करना है, कब शुरू करना है, कब नहीं शुरू करना है, प्रश्नावली भेजना है कि उत्तर प्राप्त करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आपको टाइम मिले, जब आप चाहे अपनी स्वेच्छानुसार आप इस मेथड को शुरू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि कम खर्च, और ये कार्य जो है आपका कम खर्च में हो जाता है। ये इसका क्या है, अवलोकन विधि का लाभ है। वहीं देखिए अवलोकन विधि की हानियाँ क्या है। ये व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत, जो व्यक्ति वहाँ पे शोधकर्ता के रूप में जा रहा है वो बढ़िया से प्रशिक्षित किया गया हो, उसे ऑब्जर्व करने के तरीके बताए गए हों कि कौन सी चीज़ों को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करना है, तब जाके आप डेटा कलेक्ट कर पाएंगे और एक सही चीज़ें देख पाएंगे। क्या होता है कि कभी कभी बाहर से, आप सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बाहर से कुछ और दिखती हैं और अंदर से कुछ और बातें होती हैं, तो सही डेटा नहीं कलेक्ट हो पाता है। लेकिन अगर वहीं पे क्या होता है कि वो जो शोधकर्ता होगा अगर उसका प्रशिक्षण अच्छे से हुआ है तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छी चीज़ें, अच्छे डेटा को कलेक्ट करके स्वयं ले आएगा। इसके बाद सीमित जानकारी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे थे कि जितना चीज़ें आप स्वयं देखेंगे उतनी डेटा कलेक्ट कर लेंगे, इसमें संख्या ज़्यादा भी हो रही थी उत्पादन की, लेकिन यहाँ पे सीमित जानकारी भी देखने को मिल रही है कि जो चीज़ें आप देखेंगे बस वही समझ पाएंगे, वही लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से और भी पूछ लेते हैं तो शायद आपको कुछ और भी चीज़ें पता चल जाए, तो वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ये अवलोकन विधि की बात है कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे। देखिए, इसमें डेटा संग्रह की यह विधि मौखिक उत्तेजनाओं की प्रस्तुति और मौखिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में उत्तर शामिल है। इसमें क्या किया जाता है कि जो साक्षात्कारकर्ता होगा, जो शोध करता है, वो क्या करता है कि इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से वो मौखिक रूप से प्रश्नों को पूछता है और जो उत्तरदाता है वो मौखिक रूप से उत्तेजनाओं से ही क्या करता है, उत्तर को देता है। इसके बाद साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। जो साक्षात्कार करता है वो प्रश्न पूछता है अपनी शोध समस्या से संबंधित और उत्तर प्राप्त करता है। ये बातें बताई जा रही है साक्षात्कार विधि में कि एक जो व्यक्ति शोधकर्ता वो साक्षात्कार ले रहा है, प्रश्नों को पूछता है अपने शोध से संबंधित और उसी से संबंधित उत्तर को प्राप्त करता है उत्तरदाता से। अब ये देखिए कि साक्षात्कार विधि के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। लाभ में देखिएगा, अधिक गहराई से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जब आप कोई चीज़ें किसी व्यक्ति से पूछते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, सामने से, तो आप गहराई तक उसकी बातों को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है कि कुशल साक्षात्कारकर्ता द्वारा प्रतिरोध को दूर किया जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उत्तर प्राप्त करने में, तो अगर एक कुशल साक्षात्कारकर्ता है तो वो उत्तरदाता को कन्विंस कर लेगा अच्छे से और उससे उत्तर प्राप्त आसानी से कर लेगा। इसके बाद है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे क्या होता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कुछ हानियां बताई गई हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें क्या आपके साथ हानियां हो सकती हैं। देखिएगा, यह महंगी विधि है, इसमें महंगी विधि बताई गई है। इसके बाद साक्षात्कारकर्ता पूर्वाग्रह
साक्षात्कारकर्ता जो है उसके पास ये कुछ पूर्वाग्रह होगा, पहले से उस उत्तरदाता के बारे में कुछ चीजें पता होंगी, और फिर प्रतिवादी पूर्वाग्रह जो उत्तरदाता है उसके पास भी कुछ पूर्वाग्रह होगा। अब पूर्वाग्रह क्यों आ रहा है? जो प्रश्न पूछने वाला है, साक्षात्कारकर्ता है, उसे ये बात पहले से पता है कि जब तक इन लोग से बारीकी से नहीं पूछा जाएगा तब तक ये लोग उत्तर नहीं देंगे। वो अपने रोब में अगर आ जाए, अंदर से वो अपने उत्तेजना में आ जाए, और उधर से क्या है उत्तरदाता सोचे कि अपनी कोई व्यक्तिगत बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो ये बातें जो है वायरल हो जाती हैं। वो व्यक्ति ये समझ रहा है, और दोनों ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो जो साक्षात्कार करता है वो भी उत्तरदाता के संबंध में पहले से ही कुछ योजना अपने दिमाग में बनाए बैठा है, और वही चीजें उत्तरदाता के पास भी है। तो क्या इस प्रकार से एक सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की जो समस्या आ जाएंगी, जब साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हों तो वहां पे हमें एक सटीक जानकारी नहीं मिल सकती है। ये इसमें हानियां बताएगी। और है कि अधिक समय व्यय होता है इसमें, जो है जो साक्षात्कार लिया जा रहा है इसमें दोनों ही व्यक्तियों का समय अधिक वेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुसूची विधि। अनुसूची विधि के द्वारा हम किस प्रकार से डेटा को कलेक्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें यह प्रश्नावली विधि के समान है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता था, उसमें प्रश्न दे करके उत्तर प्राप्त किया जा रहा था, उसी प्रकार से अनुसूची विधियों में भी प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी लाभ हानि सारी चीजें वैसी ही हैं, लेकिन डिफरेंट इतना है कि इसमें क्या है, देखिए कि अंतर यह है कि अनुसूची एक प्रगणक द्वारा भरी जाती है। जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति को मान करके, किसी फिक्स व्यक्ति को मान करके इसमें उत्तर प्राप्त किया जाता है, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए ही नियुक्त किया जाता है। इसके बाद है प्रगणक उत्तरदाताओं के पास जाता है, उनसे क्रम से प्रश्नावली के प्रश्न पूछता है और प्राप्त उत्तर को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने का मतलब है जो भी डेटा कलेक्ट करता है, जो भी उत्तर प्राप्त करता है उसको नोट कर लेता है। इसके बाद है कि इसमें प्रगणक को अनुसूची संचालन हेतु प्रशिक्षित होना चाहिए। जो प्रगणक है उसे अनुसूची विधि में अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को प्रगणक नियुक्त करना चाहिए। प्रगणक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करके उत्तर पूछ रहा है उत्तरदाता से, वही प्रगणक बताया गया है। अब इसके बाद है ये जो 4 विधियां हैं, मुख्य रूप से आपको 5 बताया गया था, आपके सिलेबस में 4 दिया गया था। वो चारों विधियों को हमने पढ़ लिया, जो कि प्राथमिक डेटा संग्रह की तकनीकी थी। उसके बाद है द्वितीयक तथ्य संग्रह विधि, कि द्वितीयक विधि से किस प्रकार से हम प्राप्त करें। हम जैसा हमने बताया था कि जो प्राथमिक विधि थी उसमें मौलिक ओरिजिनल बातें की जा रही थी, ओरिजिनल जो भी डेटा हमें प्राप्त हो रहा था। लेकिन वहीं पे द्वितीयक में क्या था कि वो चीज़ें एक बार प्रयोग कर ली गई हैं, दोबारा आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें द्वितीयक के अंतर्गत आती हैं। इसमें बताया गया है कि यह अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों, रिकॉर्डों, रिपोर्ट, सांख्यिकी, पांडुलिपि, पत्र, समाचार पत्र, डायरी, कहानी, उपन्यास, चित्र आदि से प्राप्त होता है। इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति था, कोई लेखक था, कोई रचनाकार था, जिन्होंने पहली बार कोई कहानी लिखी, पहली बार कोई स्रोत कलेक्ट करके संग्रह किया। लेकिन जब हम करने जाते हैं तो अगर कोई चीज़ दे दी गई है कि इस टॉपिक से संबंधित आप लेख लिखिए, तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें लिखी गई हैं हम वहीं से तुरंत क्या करते हैं, मैटर को वहीं से उठा के अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। तो हमारे लिए ये द्वितीयक विधि के समान होता है। लेकिन वही प्राथमिक विधि में क्या होता है कि पहली बार जब डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो द्वितीयक में यही बात बताएगी। अब देखिए, द्वितीयक संग्रह विधि भी 2 प्रकार से, एक व्यक्तिगत प्रलेख है, एक सार्वजनिक। ऐसी चीजें जो व्यक्तिगत रूप से प्रलेख में लिखी गई है, जैसे कोई उपन्यासकार उपन्यास लिखा है, कोई आत्मकथा लिख रहा है, कोई अपनी जीवनी लिख रहा है, इन सब के बारे में जो भी बातें लिखी गई है वो क्या है, व्यक्तिगत प्रलेख है। देखिए, जैसे आत्मकथा हुई, कोई पर्सनल पत्र हो गया, डायरी हो गई, ये सारी चीजें अगर हैं, इनसे अगर हमें डेटा प्राप्त हो रहा है तो वो व्यक्तिगत प्रलेख है। और वहीं पे अगर सार्वजनिक प्रलेख की बात करें, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, इसमें समाचार पत्र, जनगणना रिपोर्ट, पुस्तक, रिकॉर्ड आदि ये सारी चीजें जो हैं, जो सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस पे हैं, हर पब्लिक उसका प्रयोग कर रहा है, अगर वहां से हमें डेटा प्राप्त हो रहा है तो वे द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत तो है ही, लेकिन सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमने प्राथमिक तथ्य संग्रह पढ़ा, द्वितीयक
द्वितीयक तथ्य संग्रह को पढ़ा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट पाया जा रहा है। देखिएगा प्राथमिक व द्वितीयक डेटा में अंतर। जो प्राथमिक तथ्य है इसमें देखिए कि पहला पॉइंट है, शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर स्वयं प्रथम बार संकलन करता है। जब शोधकर्ता पहली बार स्वयं जाकर के डेटा को कलेक्ट करता है तो क्या होता है कि वो प्राथमिक तथ्य संकलन होता है। लेकिन वहीं पे द्वितीयक तथ्य संग्रह में क्या होता है कि ये प्रकाशित व अप्रकाशित पत्रों, लेखों, कहानियों आदि से जो प्राप्त होता है, यही चीज हमने अभी ऊपर ये द्वितीयक में आप लोग को बताया। इसके बाद है प्राथमिक में, देखिएगा कि कच्चे माल की भांति होता है। जो प्राथमिक है वो कच्चे माल की भांति है। जैसे अभी हमने आपको सब्जियों का एग्जाम्पल दिया था कि जब आप खेत में से कोई हरी सब्जी तोड़ के लेके आते हैं तो वो एक हरी सब्जी है, तो वो प्राथमिक है। लेकिन वहीं पे जब आप उसे क्या कर देते हैं, कोई भी आइटम अगर उसको आप बना देते हैं, वो द्वितीयक के अंतर्गत आ जाता है। वही बात बताया जा रहा है कि प्राथमिक तथ्य हमेशा कच्चे माल की तरह होता है, लेकिन जो द्वितीयक है वो क्या होता है कि उत्पादित तैयार वस्तु की भांति होता है। इसके बाद है कि यह मौलिक होता है। प्राथमिक तथ्य मौलिक होता है, इसका मतलब जो प्राथमिक तथ्य है वो ओरिजिनल होता है, लेकिन वहीं पे जो द्वितीयक तथ्य है ये मौलिक नहीं होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। इसके बाद है कि स्वयं संकलन के कारण विश्वसनीय होता है। जब व्यक्ति स्वयं कोई शोध करता है तो उसे में विश्वसनीयता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि द्वितीयक वाले सारे संग्रह जो भी हैं हमारे पास वो सब गलत हैं, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक शोधकर्ता के लिए क्या आसानी हो रही है ये इम्पोर्टेंट होता है कि शोधकर्ता जब स्वयं जिस टॉपिक पे स्वयं से निरीक्षण करता है, स्वयं डेटा कलेक्ट करता है, रिसर्च करता है, तो उस टॉपिक में जो डेटा वो कलेक्ट किया उस पर ज़्यादा विश्वास वो करेगा। लेकिन वहीं पे जो बातें सिर्फ लिखी हुई हैं वहाँ से अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उस पर उसे उतना विश्वास नहीं होगा। वही बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद है कि प्राथमिक संकलन है तो अधिक धन व समय लगता है। जब पहली बार डेटा कलेक्ट करने जाएगा आदमी तो उसमें क्या होगा कि अधिक समय भी लगेगा और अधिक धन भी लगेगा। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है कि इतनी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। और जो द्वितीयक है इसमें विश्वसनीयता जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो संस्था के द्वारा वो पत्र पत्रिकाएं पब्लिश की गई होंगी, जिसके द्वारा वो लिखा गया होगा, वो व्यक्ति को कौन से क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, क्या उसे पुरस्कार मिला है, किसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे अगर हम कोई पुस्तक की बात करें तो हम क्या बताते हैं कि इस पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है, चाहे उसमें अगर कभी कुछ गलतियां भी लिखी होंगी, लेकिन हम क्या करते हैं एक विश्वसनीयता जताते हैं कि इस पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जो है पब्लिश की जाती हैं उससे अगर हम तैयारी करते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो वही बताई जा रही है कि जो द्वितीयक संग्रह होता है वो पब्लिकेशन के ऊपर, संस्था के ऊपर डिपेंड होता है और जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसे उस क्षेत्र में कितनी ख्याति प्राप्त है, क्या उसके पास उससे संबंधित जानकारियाँ थी, क्या उनका नाम था, क्या उन्हें पुरस्कार मिला था, मतलब उन्होंने अपना क्या इमेज बना रखा था पब्लिक के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आपको डेटा जो कलेक्शन था, डेटा कलेक्शन के बारे में डीपली बताया है कि प्राथमिक द्वितीयक क्या है, इनके अंतर्गत किस विधियों का प्रयोग करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके लाभ हानि, उनमें अंतर, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज की क्लास में बताया है। तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।